मल्होत्रा खानदान फिलहाल इतनी पहुंच नहीं रखता था कि मल्होत्रा परिवार के नाम से डॉक्टर सक्सेना अनिका को इस तरह ट्रीट करें। डॉक्टर शालिनी कहीं ना कहीं ये भी सोचने लगी कि कहीं अनिका का कनेक्शन मारवा खानदान से है, इसलिए तो नहीं। मारवा खानदान का दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के ट्रस्ट में काफी होल्ड था कॉलेज के लिए, और कॉलेज के मॉडर्नाइजेशन के लिए मारवा परिवार ने काफी डोनेशंस भी किए थे। जैसे रोहन अनिका को कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ले गया, मन में कई सवालों के साथ डॉक्टर शालिनी भी उन दोनों के पीछे पीछे कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। अनिका जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई, उसने देखा कि डॉक्टर सक्सेना कुछ एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन कर रहे थे। डॉक्टर शालिनी जैसे जूनियर डॉक्टर्स आगे की सीट पर बैठकर इन एक्सपर्ट्स और डॉक्टर सक्सेना के बीच चल रहे डिस्कशन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मगर जैसे ही डॉक्टर सक्सेना की नजर अनिका पर पड़ी, डॉक्टर सक्सेना अपनी जगह से खड़े हो गए और अनिका की ओर इशारा करके कहा, ग्रेट दैट आप यहाँ आ गई। प्लीज वेलकम, आइए बैठिए। ये कहते हुए डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को अपनी सीट ऑफर कर दी, मगर अनिका ने अपने हाथों के इशारे से डॉक्टर सक्सेना को अपनी जगह पर बैठने को कहा। फिर एक चेयर उठाकर अनिका ने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बीच रखी और चेयर पर बैठ गई। अनिका ने राउंड टेबल पर बैठे डॉक्टर सक्सेना और बाकी डॉक्टर से कहा, प्लीज आप लोग अपनी मीटिंग जारी रखें। डॉक्टर सक्सेना समझ गए थे अनिका सबके सामने शायद ये बात नहीं अनाउंस करना चाहती थी कि वो कौन थी, इसलिए चुपचाप डॉक्टर सक्सेना बाकी डॉक्टर्स के साथ अपनी मीटिंग कंटिन्यू करने लगे। जूनियर डॉक्टरों के बीच बैठी डॉक्टर शालिनी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर अनिका को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही थी। उसने देखा कि उसके लेवल के डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हॉल में रखे चेयर पर बैठे थे और बहुत ही हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स डॉक्टर सक्सेना के साथ हॉल के बीचों बीच एक राउंड टेबल पर बैठे थे। फिर भी डॉक्टर सक्सेना ने अनिका को उनके बीच अपनी चेयर ऑफर कर दी थी। पहले तो शालिनी को लगा था कि अनिका जरूर कोई बहुत बड़ी केपेबल डॉक्टर होगी जिसे डॉक्टर सक्सेना इतनी इज्जत दे रहे थे। मगर जब शालिनी ने देखा कि अनिका भी बाकी जूनियर डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की तरह डॉक्टर सक्सेना का कंसल्टेशन सुनने आई थी, तब उसे बहुत ताज्जुब होने लगा। आखिर क्यों एक जूनियर लेवल की मेडिकल प्रोफेशनल को डॉक्टर सक्सेना इतनी इज्जत दे रहे थे। तकरीबन 2 घंटे मीटिंग चली। तरह तरह के डिस्कशंस मीटिंग में किए गए। बच्चे के ब्रेन को ऑपरेट करने की कई सारी स्ट्रैटेजीज बनाई गई। सारे डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद एक फाइनल स्ट्रैटेजी प्लान डिसाइड किया गया। फाइनल सर्जरी प्लान डिसाइड करने के बाद डॉक्टर सक्सेना ने हॉल में मौजूद पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और जूनियर डॉक्टर से पूछा, क्या आप लोगों की कोई और ओपिनियन है? क्या आप लोग इस सर्जरी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? कोई ऐसी बात जो शायद हम लोगों ने नजरअंदाज कर दी हो? राउंड टेबल पर बैठे एक्सपीरियंस्ड और हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स के 2 घंटे के डिस्कशन के बाद ऑपरेशन का कोई भी ऐसा पहलू बाकी नहीं रहा था जिस पर हॉल में मौजूद कोई भी जूनियर डॉक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अपनी राय रखना चाहता था। सबने ना में अपना सिर हिला दिया। तभी डॉक्टर सक्सेना ने अनिका की ओर देखा और पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जिसका हमें ख्याल रखना होगा? अनिका कुछ देर अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर अनिका ने अपनी आंखें खोली और ना में अपना सिर हिला दिया। वैसे तो डॉक्टर सक्सेना के एक्सपीरियंस के सामने ये ऑपरेशन एक माइनर ऑपरेशन कहा जा सकता था, और डॉक्टर सक्सेना ने हर चीज पर ध्यान भी रखा था। हॉल में बैठे सारे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और स्टूडेंट अपने साथ नोटपैड, पेन, वर्कशीट, प्लानिंग चार्ट लेकर आए थे। पूरे हॉल में अनिका अकेली थी जिसके हाथ में अपने पर्स और फोन के अलावा कुछ नहीं था। अनिका को इस तरह देखकर रोहन श्रीवास्तव भी हैरान था। अनिका का बर्ताव देखकर रोहन को लग रहा था जैसे अनिका कोई ऐसी स्टूडेंट थी जो अपने माँ बाप की पहचान की वजह से इस वक्त इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थी। रोहन का रूममेट जो खुद भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उसे इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था क्योंकि कॉन्फ्रेंस हॉल में लिमिटेड सीट्स थीं और कुछ ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को यह मौका दिया गया था कि वो डॉक्टर अमृता की सर्जरी की डिस्कशन का हिस्सा बन सकें। मैनेजमेंट में पहचान होने की वजह से अनिका ने एक काबिल और होनहार डॉक्टर को इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से दूर रखा था। रोहन को डॉक्टर सक्सेना की इंटीग्रिटी पर भी शक होने लगा था। रोहन को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि डॉक्टर सक्सेना जैसे बड़े डॉक्टर भी पहचान और कनेक्शन से प्रभावित होकर एक ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर अमृता के अंडर स्टडी करने का मौका दे रहे थे जो शायद उसके लायक नहीं थी। और तो और इतनी प्रेस्टिजियस और इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का ना तो अनिका में कोई एक्साइटमेंट था और ना ही कोई सीरियसनेस। जब रोहन ये सब सोच रहा था तभी डॉक्टर सक्सेना ने रोहन से कहा, डॉक्टर रोहन, मेरे ऑफिस से उन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की लिस्ट लेकर आओ जो परसों डॉक्टर अमृता को सर्जरी में असिस्ट करने वाले हैं। रोहन हाँ में अपना सिर हिलाते हुए डॉक्टर सक्सेना के कैबिन की ओर चला गया। डॉक्टर सक्सेना के कैबिन से डॉक्टर और स्टाफ की लिस्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में लाते वक्त रोहन ने लिस्ट में लिखे नामों पर अपनी नजर घुमाई।
लिस्ट में सबसे पहला नाम डॉक्टर अमृता का था। डॉक्टर अमृता का नाम पढ़कर रोहन अचानक ही एक्साइटेड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 2 दिन बाद वो डॉक्टर अमृता को सर्जरी के लिए असिस्ट करने वाला था। लिस्ट में दूसरा नाम डॉक्टर सक्सेना का था। उसके बाद कुछ असिस्टेंट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का नाम लिखा था। तभी रोहन को ध्यान में आया कि डॉक्टर अनिका का नाम लिस्ट में कहीं नहीं था। अभी अभी रोहन ने डॉक्टर सक्सेना के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो सब गलत था। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। आखिर ये बात साफ हो गई कि डॉक्टर सक्सेना किसी भी व्यक्ति के कनेक्शन से प्रभावित होकर उसे प्रेफरेंस नहीं देते थे। जैसे रोहन लिस्ट लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचा, डॉक्टर सक्सेना ने रोहन के हाथ से लिस्ट ली और सबके सामने सारे नाम अनाउंस कर दिए। नाम अनाउंस करने के बाद डॉक्टर सक्सेना ने उस लिस्ट पर अपने साइन कर दिए। इसके बाद डॉक्टर सक्सेना ने कॉन्फ्रेंस डिसमिस कर दी। उन्होंने अनिका की ओर देखकर कहा, प्लीज वेट फॉर मी, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन कंसल्टेशन करना है, मैं 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, मगर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है उसके बाद। अनिका ने अपनी घड़ी की ओर देखा और डॉक्टर सक्सेना की ओर देखकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। डॉक्टर सक्सेना ने रोहन की ओर देखते हुए कहा, रोहन, इन्हें मेरे ऑफिस में ले जाओ। ये कहते हुए डॉक्टर सक्सेना अपने फोन पर किसी के साथ बात करने लगे। रोहन अनिका को डॉक्टर सक्सेना के कैबिन की ओर ले जाने लगा। डॉक्टर शालिनी लिस्ट में लिखे नामों को सुनकर बहुत खुश थी। वो इस बात से ज्यादा खुश थी कि अनिका का नाम उस लिस्ट पर मौजूद नहीं था। इससे डॉक्टर शालिनी को एक बात का यकीन हो गया था कि अनिका का जो कोई भी कनेक्शन था वो इतना पावरफुल नहीं था कि अनिका को डॉक्टर अमृता इस सर्जरी को अटेंड करने का मौका दिला पाए। रोहन और अनिका के चलते हुए डॉक्टर शालिनी ने अनिका को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो मिस, अरे जो भी तुम्हारा नाम है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि तुमने इतनी पहचान लगाई यहाँ तक पहुँचने के लिए, मगर फिर भी तुम्हारी पहचान तुम्हें डॉक्टर अमृता की सर्जरी अटेंड करने का मौका नहीं दिला पाई। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियां ऐसे मौके के लिए कितनी तरसती हैं और क्या कुछ नहीं करती हैं ऐसे मौके पाने के लिए। पर कोई बात नहीं, तुम हिम्मत मत हारना। कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। शालिनी के चेहरे पर खुशी देखते हुए अनिका ने मुस्कुराते हुए शालिनी से कहा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं डॉक्टर अमृता की सर्जरी अटेंड नहीं करने वाली हूँ? डॉक्टर शालिनी हैरान हो गई। रोहन भी अनिका की बात सुनकर हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। डॉक्टर शालिनी ने अनिका से पूछा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा तो नाम भी उस लिस्ट पर नहीं था। फिर तुम इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रही हो कि तुम डॉक्टर अमृता की सर्जरी अटेंड कर पाओगी? जरा मुझे भी बताओ, तुम करने क्या वाली हो? अनिका ने शालिनी की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वो डॉक्टर सक्सेना के कैबिन की ओर चलने लगी। अनिका के ठीक पीछे पीछे हैरान परेशान रोहन भी चलने लगा। तभी तेजी से अनिका का रास्ता रोकते हुए शालिनी ने अनिका से पूछा, क्या तुम डॉक्टर सक्सेना को किसी दबाव में लाकर अपना नाम उस लिस्ट में ऐड करवाने वाली हो? ये बहुत गलत होगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सपोर्ट कर रहा है, मगर इतना समझ लो, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि डॉक्टर सक्सेना और पूरी यूनिवर्सिटी का नाम बिगड़ सकता है। सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर सक्सेना उसूलों के कितने पक्के हैं। सबके सामने उन्होंने लिस्ट में लिखे हुए नामों को पढ़ा है। अब अचानक ही तुम्हारा नाम लिस्ट में शामिल करके उनकी और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। डॉक्टर सक्सेना अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। आज तक की उनकी रेपुटेशन, इतने सालों में कमाया हुआ नाम, सब कुछ तुम्हारी जिद की वजह से मिट्टी में मिल सकता है। अब फैसला तुम्हें करना है। अपने पावरफुल कनेक्शन का इस्तेमाल करके एक डॉक्टर और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को दांव पर लगाना है, या कुछ साल और मेहनत करके इतना नाम कमाना है कि तुम खुद अपने बलबूते पर डॉक्टर अमृता को असिस्ट कर सको। डॉक्टर शालिनी की ये बात रोहन के दिल पर भी असर करने लगी थी। रोहन काफी देर से अनिका से कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। शालिनी की हिम्मत देखकर रोहन ने भी हिम्मत दिखाई। रोहन ने अनिका से कहा, मेरे ख्याल से डॉक्टर शालिनी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये डॉक्टर सक्सेना और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का सवाल है। डॉक्टर रोहन के मुंह से ये बात सुनकर शालिनी ने चैन की सांस ली। शालिनी जानती थी कि रोहन ना सिर्फ डॉक्टर सक्सेना का बेस्ट स्टूडेंट था, मगर रोहन डॉक्टर सक्सेना की जिंदगी में एक खास जगह भी रखता था। रोहन की शादी कुछ ही महीनों में डॉक्टर सक्सेना की बेटी के साथ होने वाली थी। डॉक्टर सक्सेना रोहन पर बहुत भरोसा करते थे और डॉक्टर सक्सेना की निजी जिंदगी में भी रोहन का कहना काफी मायने रखता था। रोहन की बात सुनकर कहीं ना कहीं डॉक्टर शालिनी के मन को काफी शांति मिली थी। वो एक बार रोहन की ओर देखकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। नजरें झुकाए हुए रोहन ने डॉक्टर सक्सेना के कैबिन का दरवाजा खोला और अनिका को अंदर आने का इशारा किया। अनिका को डॉक्टर सक्सेना के सामने वाली सीट पर बिठाकर रोहन ने अनिका को पानी का ग्लास ऑफर किया। ग्लास टेबल पर रखते हुए रोहन ने अनिका से कहा, ये एक 7 साल के गरीब बच्चे का ऑपरेशन है। सर्जरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है।
और इसलिए ज्यादातर डॉक्टर ने ये केस हाथ में लेने से मना कर दिया था। बच्चे के माँ बाप के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो बच्चे का इलाज किसी सरकारी अस्पताल में करवा सकें। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होने के बावजूद डॉक्टर सक्सेना ने इस केस को हाथ में लिया है। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये डॉक्टर सक्सेना की जिंदगी का पहला अनसक्सेसफुल ऑपरेशन होगा। इस सर्जरी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, बिना किसी पैसों की उम्मीद किए। डॉक्टर अमृता और डॉक्टर सक्सेना को असिस्ट करने वाले डॉक्टरों को खास मैनेजमेंट की ओर से चुना गया है। इस केस पर बड़े बड़े अस्पतालों की और प्रेस रिपोर्टर की नजर है। सर्जरी के वक्त काफी लोग जमा होंगे। अब तक तो असिस्ट करने वाले डॉक्टरों की और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट प्रेस तक पहुंच चुकी होगी। अगर किसी को पता चला कि तुम्हारा नाम ना होने के बावजूद तुमने ये सर्जरी अटेंड की है, तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। और जहां तक मैं डॉक्टर सक्सेना को जानता हूँ, वो खुशी खुशी सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे, मगर हॉस्पिटल या मैनेजमेंट की रेपुटेशन पर आंच नहीं आने देंगे। क्या तुम चाहती हो कि एक महान डॉक्टर और एक महान इंसान अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर करप्शन जैसे एलिगेशंस का सामना करें? मैं नहीं जानता कि तुम्हारी कनेक्शन क्या है, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारी कनेक्शन बहुत पावरफुल है, और इसीलिए डॉक्टर सक्सेना तुम्हें इतनी इज्जत दे रहे हैं। बस मेरी हाथ जोड़कर तुमसे विनती है कि इस ऑपरेशन को अटेंड करने से पीछे हट जाओ, अपनी जिद छोड़ दो। तुम जानती हो कि डॉक्टर अमृता कौन है? द ग्रेटेस्ट न्यूरोसर्जन ऑफ आवर कंट्री, भगवान मानते हैं लोग उसे। और तुम क्या समझती हो अपने आप को? इतनी आसानी से भगवान के दर्शन कर लोगी? रोहन की अब तक की सारी बातें बड़ी ही शांति से अनिका ने सुनी थी, मगर जब रोहन ने डॉक्टर अमृता को भगवान का दर्जा दे दिया, तब अपनी जगह से आवाज ऊंची करते हुए अनिका ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतने पढ़े लिखे हो फिर भी इतनी बात नहीं समझते कि डॉक्टर अमृता एक साधारण सी इंसान है, कोई भगवान नहीं जो तुमने उसे इतना सर पर चढ़ा दिया है। डॉक्टर अमृता के बारे में ये सुनकर रोहन अपने आप पर काबू नहीं रख सका। रोहन ने अनिका से कहा, बड़ी बदतमीज हो तुम, अभी की अभी कैबिन से निकल जाओ। तभी डॉक्टर सक्सेना कैबिन के अंदर आए। जैसे ही डॉक्टर सक्सेना अंदर आए, उन्होंने रोहन को अनिका के कैबिन से बाहर चले जाने को कहते हुए सुना। डॉक्टर सक्सेना घबराकर रोहन के पास आए और रोहन का हाथ पकड़कर कहने लगे, ये क्या कह रहे हो तुम जानते भी हो ये कौन है? डॉक्टर सक्सेना का हाथ झटकते हुए रोहन ने कहा, आई डोंट केयर हु इज शी, चाहे किसी बड़ी मंत्री की बेटी हो या किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी। मैं इस तरह की लड़की को आपकी और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन पर दाग लगाते हुए नहीं देख सकता। और तो और इस लड़की को डॉक्टर अमृता की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और आप ऐसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं? जरा देखो इस लड़की की तरफ, इसकी उम्र देखकर लगता नहीं कि इसने अब तक कॉलेज भी पूरा किया होगा। इतनी बड़ी सर्जरी में इसे इन्वॉल्व करने का क्या मतलब है डॉक्टर सक्सेना? डॉक्टर सक्सेना रोहन की बात सुनकर घबरा गए थे। उन्हें लगा कि अगर अनिका ने रोहन की बात का बुरा मान लिया तो कहीं वो सर्जरी करने से मना न कर दे। डॉक्टर अमृता का नाम मेडिकल फील्ड में बहुत पड़ा था। अगर उन्होंने रोहन पर जरा सी भी नाराजगी दिखाई तो वो मेडिकल प्रोफेशन में रोहन के करियर के लिए घातक साबित हो सकता था। डॉक्टर सक्सेना ने अनिका की ओर देखकर कहा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, पता नहीं आज रोहन को क्या हो गया है, क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है। डॉक्टर सक्सेना को रोकते हुए रोहन ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? प्लीज, मेरी नजरों में आप एक महान डॉक्टर और एक महान इंसान हैं। आपको इस तरह गिरते हुए नहीं देख सकता मैं। पावर और पैसों के दबाव में एक सिपिरी लड़की के सामने इस तरह गिरते हुए नहीं देख सकता मैं आपको। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस लड़की को अपनी मनमानी करने से रोकना होगा। हम इसे डॉक्टर अमृता की सर्जरी में शामिल नहीं कर सकते। रोहन को चुप कराते हुए डॉक्टर सक्सेना ने कहा, इस लड़की के बिना सर्जरी नहीं हो सकती। ये बात समझते क्यों नहीं हो तुम? डॉक्टर सक्सेना की बात सुनते ही रोहन अचानक शांत हो गया। बड़ी बड़ी आंखों से रोहन चेयर पर बैठी अनिका को खूने लगा। कुछ देर सोचने के बाद रोहन ने फिर से डॉक्टर सक्सेना की ओर देखा और कहा, क्या मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ? रोहन की बात सुनकर डॉक्टर सक्सेना ने चैन की सांस ली। डॉक्टर सक्सेना ने हमेशा ही रोहन को कॉलेज का सबसे ब्राइट स्टूडेंट माना था। डॉक्टर सक्सेना को यकीन था कि आने वाले सालों में रोहन न सिर्फ एक बेहतरीन डॉक्टर, बल्कि एक काफी समझदार और सुलझा हुआ इंसान बनकर उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। हैरान रोहन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, अब समझ में आया, डॉक्टर सक्सेना तुम्हारी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे थे, और क्यों ये ऑपरेशन तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम ही हो डॉक्टर अमृता की असिस्टेंट राज लक्ष्मी। मैंने सुना था कि डॉक्टर अमृता की असिस्टेंट काफी यंग है, मगर आप इतनी यंग होंगी ये मैंने नहीं सोचा था। रोहन की नासमझी पर हैरान डॉक्टर सक्सेना ने रोहन को कंधों से पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहा, देखो ये डॉक्टर अमृता की असिस्टेंट नहीं है। अब तुम जाओ और मीटिंग में हुई स्ट्रैटेजी का एक फेयर प्रेजेंटेशन बनाओ। हैरान रोहन चेयर पर बैठी अनिका को देखता रहा। डॉक्टर सक्सेना ने रोहन को कंधे से पकड़कर कैबिन से बाहर भेज दिया।
डॉक्टर सक्सेना अपनी दोनों हाथ मलते हुए अनिका की ओर आए और कहने लगे, आई एम सो सॉरी डॉक्टर। वैसे रोहन एक काफी ब्राइट स्टूडेंट है। कहा जाता है कि ही कैन बी द नेक्स्ट जीनियस ऑफ आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी। अभी छोटा है, थोड़ा नासमझ है, इसलिए शायद कोई ऐसी बात कह गया हो, तो प्लीज आप मन पर मत लेना। अनिका ने डॉक्टर सक्सेना को एक हल्की मुस्कान दी, जिससे डॉक्टर सक्सेना को ये रियलाइज हुआ कि अनिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था रोहन के बिहेवियर से। डॉक्टर सक्सेना ने चुने हुए जूनियर डॉक्टर और असिस्टेंट की लिस्ट अनिका के सामने रखते हुए कहा, ये है वो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जो उस बच्चे की सर्जरी के वक्त तुम्हें असिस्ट करेंगे। वैसे मैंने साइन कर दिया है, मगर तुम एक बार देख लो। अगर तुम इस लिस्ट में कोई बदलाव चाहती हो तो मुझसे कह देना। इस बार अनिका अपनी असिस्टेंट राजलक्ष्मी को नहीं बुलाने वाली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेहतरीन न्यूरो सर्जन और खुद डॉक्टर सक्सेना अनिका के साथ मिलकर उस बच्चे की सर्जरी करने वाले थे, और बाकी के असिस्टेंट भी डॉक्टर सक्सेना ने चुने थे। अनिका को वैसे तो डॉक्टर सक्सेना की सिलेक्शन पर पूरा भरोसा था, मगर फिर भी अनिका ने सोचा कि एक बार लिस्ट पर नजर घुमा ली जाए। लिस्ट में नामों को पढ़ते हुए अचानक ही अनिका की नजर डॉक्टर शालिनी के नाम पर पड़ी। डॉक्टर शालिनी पिछले कुछ दिनों से अनिका की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी। रिपोर्टर करीना को भेजने में डॉक्टर शालिनी का भी हाथ था। ये बात रोहित मारवा ने खुद अनिका को बताई थी। अनिका चाहती थी डॉक्टर शालिनी किसी तरह हमेशा हमेशा के लिए अनिका की जिंदगी से दूर हो जाए। आए दिन डॉक्टर शालिनी की हरकतों से अनिका काफी इरिटेट हो गई थी, मगर इस लिस्ट से शालिनी को बाहर निकालने का अनिका के पास कोई ठोस कारण नहीं था। इसलिए शालिनी का नाम लिस्ट से ना हटाते हुए अनिका ने अपने हाथ में पेन पकड़ा और लिस्ट में एक आखिरी नाम जोड़ दिया, प्रीति का। जब डॉक्टर सक्सेना ने प्रीति का नाम लिस्ट में ऐड होते हुए देखा, तो वो मुस्कुराकर अनिका से कहने लगे, ऑफ कोर्स, वैसे ये लड़की पहली स्टूडेंट होगी जिसे डॉक्टर अमृता के अंडर पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग मिलने वाली है। इसे तो सर्जरी में प्रेजेंट होना ही चाहिए। मगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम अपनी यूजुअल असिस्टेंट राजलक्ष्मी को इस बार नहीं बुलाने वाली? तो मैं चाहता था कि रोहन श्रीवास्तव तुम्हारा असिस्टेंट बने। देखो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरा अपना अंडर स्टडी है, मगर इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे काबिल और होनहार स्टूडेंट अगर कोई है, तो वो रोहन श्रीवास्तव है। और फिर वो डॉक्टर अमृता की बहुत इज्जत करता है, लगभग पूछता है। अगर उसे ये मौका मिल जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि रोहन जैसा असिस्टेंट इस लिस्ट में तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। अनिका ने पेन लिस्ट के ऊपर रखते हुए कैजुअली डॉक्टर सक्सेना से कहा, आई लीव दैट डिसीजन टू यू। अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही डॉक्टर सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर डॉक्टर सक्सेना के पेशेंट की फाइल चेक करने के बाद अनिका डॉक्टर सक्सेना की कैबिन से बाहर निकल गई। बाहर निकलती अनिका को ठीक सामने रोहन श्रीवास्तव खड़ा हुआ मिला। रोहन को इस तरह देखकर अनिका चौंक गई। रोहन के चेहरे पर अभी भी वही कंफ्यूजन थी जो कुछ देर पहले डॉक्टर सक्सेना के कैबिन के अंदर थी। हैरान रोहित ने अनिका को देखते हुए पूछा, आखिर कौन है आप? अनिका रोहन की बगल से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ गई। आगे चलते हुए अनिका ने रोहन की बात का जवाब देते हुए कहा, यू कैन मेक अ गेस। इससे पहले कि रोहन अनिका के साथ और कोई बात कर सके, अनिका स्टेयर केफ उतर कर वहां से चली गई। जैसे ही अनिका स्टूडेंट्स के बीच से गुजरते हुए पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास पहुंची, अनिका के फोन पर रिया का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही रिया ने अनिका से कहा, अम्मा, क्या आप किसी को मेरे लिए ढूंढ सकते हो? हैरान अनिका ये सोच में पड़ गई कि नन्ही से रिया आखिर किसे ढूंढना चाहती थी। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे एक फैन नानो है जो पिछले 2 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे सोशल मीडिया पर। अगर आज मेरी उनसे बात नहीं हुई तो हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रीक टूट जाएगी। क्या तुम उन्हें मेरे लिए ढूंढ सकती हो और उन्हें कह सकती हो कि वो मेरे साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर चैट करे? कभी कभी रिया की ऐसे बेतुकी जिद की वजह से अनिका को बहुत इरिटेशन होती थी। इसलिए रिया को हल्की सी डांट लगाते हुए अनिका ने कहा, देखो मम्मा इस वक्त बहुत बिजी हैं। अगर तुम्हारे फ्रेंड आज नहीं आए तुमसे चैट करने तो कल आ जाएंगे। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? अनिका की इस बात पर रिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो मामा, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं मिस्टर रोहित पावा से कहकर ये काम करवाऊंगी। चाहे इसके बाद कि मुझे हमारे 2-3 सीक्रेट होते क्यों ना बताने पड़े। बेंगलुरु में भी रेखा मासी को इमोशनली ब्लैकमेल करके रिया अनिका के पास से अपनी ओट पटांग डिमांड पूरी करवाती थी। अनिका रिया की ये आदत बहुत अच्छे से जानती थी, मगर आज अगर रिया ने रोहित के सामने सच्चाई बता दी तो अनिका के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती थी। इसलिए रिया की बात मानने के अलावा अनिका के पास और कोई चेहरा नहीं था। एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका ने रिया से कहा, ठीक है मेरी माँ, कर क्यों तुम्हारा काम, मगर ये लास्ट टाइम है। इसके बाद तुम्हारी ऐसी जिद बिल्कुल नहीं चलाऊंगी।
अपनी माँ को फोन पर किस करते हुए रिया ने कहा, "You're the best mama in the whole world." अनिका अपने फोन से रिया के सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉग इन हुई। अनिका रिया की अपने फैन नानो के साथ चैटिंग देखकर पता लगाने की कोशिश करने वाली थी कि आखिर उसके फैन नानो कौन थे। अनिका ने अपनी फोन पर रिया की सोशल अकाउंट आईडी पर टैप किया। तभी एक तेज चलता हुआ लड़का अनिका से टकराया और अनिका के हाथ से उसका फोन जमीन पर गिर गया। वो लड़का कॉलेज का स्टूडेंट लग रहा था। अनिका से टकराने के बाद वो लड़का कई बार अनिका को सॉरी कहने लगा। अनिका का फोन उठाकर जैसे ही उस लड़के ने अनिका के हाथ में दिया, अनिका ने उस लड़के का हाथ जोर से पकड़ लिया। अनिका दिखने में काफी दुबली पतली लड़की लगती थी, मगर उसकी ग्रिप से छूट पाना उस लड़के के लिए नामुमकिन हो गया था। तभी उस लड़की का हाथ मरोड़ते हुए अनिका ने उस लड़के के हाथ से अपने सर से निकाले हुए 2 बाल देखे। इसके बाद अनिका ने उस लड़की का हाथ और जोर से मरोड़ते हुए उससे पूछा, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ मेरे डीएनए सैंपल कलेक्ट करवाने के लिए? उस लड़के ने अनिका के बालों को मजबूती से हाथ में पकड़ रखा था। कुछ देर उसने अनिका की ग्रिप से छूटने की कोशिश की, मगर जब उसे पता चला कि इतनी आसानी से अनिका उसे छोड़ने वाली नहीं थी, तो अपने दूसरे हाथ से उस लड़के ने जोर से अनिका के कंधे पर वार किया। वार इतनी जोर से किया गया था कि अनिका ने झटके से उस लड़के को अपनी ग्रिप से छोड़ दिया और अपनी कार की बोनट पर जाकर गिरी। हालांकि अनिका बहुत ही स्ट्रांग थी, मगर उस लड़के का वार इतनी जोर से हुआ था कि कुछ सेकंड अनिका बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। अपने आप को संभालते हुए आगे दौड़ रही लड़की के पीछे अनिका भी दौड़ने लगी। अनिका काफी तेज थी, मगर वो लड़का अनिका से भी ज्यादा तेज था। अचानक ही इस लड़के ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और कैंपस में चल रही लड़की लड़कियों को चिल्लाकर कहने लगा, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। ये देखकर अचानक ही कैंपस में काफी पैनिक और केओस का माहौल खड़ा हो गया। लड़के लड़की यहाँ वहां अपनी